नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आज बात करेंगे दिन भर वो तमाम खबरें जो कि सुर्खियों में रहीं, लेकिन खासतौर से आज इन पर नजर डालेंगे उन खबरों की। अगर बात की जाए किस तरीके से अब यहाँ एक एक्शन में पीएम मोदी जो है नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हाई पावर जब एक्शन कमेटी की हम बात करते हैं, किस तरीके से इसका गठन किया गया है और खासतौर से नंदन नीलेकणी की अगर बात की जाए, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पीएम के साथ किस तरीके से युवा मन की जो बात हुई, किस तरीके से जब विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में ही वाइब्रेंट विलेजेस की जब बात की जाती है, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास की बात अगर कही जाती है, इसमें युवाओं की भूमिका किस तरीके से अहम हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी आखिरकार किस तरीके से मन की बात की 136वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अहम संदेश दिया, किन किन बातों को लेकर अपनी जो मन की बात है वो उन्होंने जनता के सामने रखी। इसके अलावा भी कई और प्रमुख खबरें होंगी जिन पर हम नजर डालेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छात्रों के हित में पीएम मोदी का एक्शन जारी, परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित, नंदन नीलेकणी को मिली कमान, पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी कर की घोषणा। प्रधानमंत्री ने भारत की युवा पीढ़ी को बताया विकसित भारत की ऊर्जा, कहा भारतीय युवाओं के लिए देश है सर्वोपरि, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं से किया संवाद। मन की बात में प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, स्वदेशी से लेकर वोकल फॉर लोकल तक कई पहलुओं का किया जिक्र। देशवासियों से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और खादी अपनाने की पीएम की अपील। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को किया नमन। मन की बात में कहा सैनिकों के साहस के साथ साथ तकनीकी क्षमता में भी मजबूती, सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का किया आह्वान। अब सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी बात, कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक, कहा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने की भारतीय क्षमता का प्रमाण। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी, भारत के खाते में आया दूसरा पदक, वेटलिफ्टिंग से ऋषिकांत सिंह ने जीता रजत पदक। और आइए शुरुआत करते हैं न्यूज नाइट की। सबसे पहले बात करते हैं छात्रों के हित को लेकर, कैसे छात्र हित सर्वोपरि नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, छात्र के हित में पीएम मोदी का लगातार जो एक एक्शन है वो नजर आ रहा है, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हुआ क्या है ये आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ताजा वीडियो संदेश जारी कर ये बताया है कि भारत सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वाले जेल में सड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं, हम संसद में नए कानून बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कड़े कानूनी प्रावधान शामिल होंगे। हालांकि हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा। हमारी परीक्षा पद्धति भरोसेमंद हो, पारदर्शी हो और इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये टास्क फोर्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर फोकस करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी को जल्द से जल्द पक्का करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आइए सुनाते हैं आपको भी पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा अपने वीडियो संदेश में। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर यही कहना, हाई पावर टास्क फोर्स का जो गठन है वो यहाँ अब किया जा रहा है, इसका असर किस तरीके से नजर आएगा। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जानना चाहेंगे आपसे भी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि किस तरीके से जो आवश्यकता थी एग्जाम रिफॉर्म की जब हम बात करें और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है, भारत भी अब यहाँ देखेंगे किस तरीके से इसका उपयोग करता नजर आएगा और एक हाई पावर टास्क फोर्स का जो गठन है वो यहाँ अब किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तरह से पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम रील के माध्यम से पोस्ट करके जेनजीज और यंगस्टर्स से कनेक्ट बनाते हुए आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रील को पोस्ट किया उसमें एक तरह से उन्होंने विजन दिया और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि एक हाई पावर टास्क फोर्स को बनाया जाएगा, जिसको लीड करेंगे नंदन नीलेकनी, जिनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। चाहे आप आधार की बात कर लीजिए या फिर जो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, उसमें कई सारे जो स्टैक्स है इंडिया के स्टैक्स, उसमें उनका मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है। बिकॉज एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में बिट चैट जैसी टेक्नोलॉजी है जिसको बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करके पेपर लीक का पॉसिबल किया जाता है। आज एंथ्रोपिक जैसा जो एआई है उसका जो फैबल 5 का मॉडल है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा है, बिकॉज सेंध लगाना बहुत आसान हो गया है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत विजनरी एक ये निर्णय लिया है कि आप ब्यूरोक्रेसी के साथ में, लेजिस्लेशन के साथ में एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कीजिए। अब आप देखिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया उसमें नंदन नीलेकनी उनको लीड करेंगे, जिनके पास ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात देखिए, जो फॉर्मर हमारे जो आईबी डायरेक्टर है तपन डेका साहब, उनको लिया गया क्योंकि इंटेलिजेंस उनके पास, उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है कि पेपर लीक का ये जो एग्जाम माफिया होता है, पेपर लीक जिस तरह से होता है उसको कैसे रोका जा सके। मिस्टर वी सोमनाथ जो कि इसरो के फॉर्मरली रह चुके हैं और साथ ही साथ जो आईआईटी चेन्नई के अंदर जो प्रोफेसर तपन आईआईटी चेन्नई के जो डायरेक्टर है उनको रोप इन किया गया, प्लस लॉजिस्टिकल एक्सपर्ट्स को भी इसमें रोप इन किया गया है, क्योंकि जब पेपर एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो वो कहीं ना कहीं लीक ना हो सके। तो एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में हर स्टेक होल्डर को इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि ब्यूरोक्रेसी और जो लेजिस्लेटिव्स के साथ में इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया, जिससे कि जो एग्जाम लीक है उस सब्जेक्ट को, जो एक लेगेसी इशू रहा है, उसको कहने के जड़ से उखाड़ फेंकने के अंदर अब सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अरुण, और खासतौर से जो सरकार लगातार कह रही है वो करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कोई कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं या एग्जाम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और उसी कड़ी में अगर देखा जाए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जो दिग्गज हैं तो उनकी अब कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से इस तरह के जो मामले हैं ना सिर्फ उन पर नकेल कर सके, बल्कि एक बड़ा बदलाव जो है वो हमें यहाँ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया गया है। साथ ही साथ जो लोग इसके पीछे दोषी पाए गए थे ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, लेकिन अब फोकस इस बात पर है कि बेहतर इकोसिस्टम को कैसे बनाया जा सके, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला अब केवल किसी एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं रह गया, इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच की जरूरत है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में नेक्स्ट जनरेशन के एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन हर क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अब इस पे फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने टास्क फोर्स को गठित किया है उससे मकसद बिल्कुल साफ है कि वो हर जो भी एक जो कहीं पे भी एक जो लूप होल है उसकी जगह को नहीं छोड़ रहे। इनफैक्ट लॉजिस्टिकल एक्सपर्ट को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, क्योंकि पेपर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, जो लॉजिस्टिकल एक्सपर्ट है अमृता जी, उनके पास एक बहुत बेटर एक तरह से एक्सपीरियंस है कि कैसे मूव कराना है, अगर इनके फिजिकल पेपर्स को भी मूव कराना पड़ता है तो, ताकि वहां पे लीकेज की कोई समस्या ना रह सके। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से 360 डिग्री अप्रोच के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल एक तरह से जो अमेंडमेंट बिल है जो पेपर लीक को उस पर नकेल लगाने के लिए वो इम्प्लीमेंट किया टेबल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो ये एक बात समझ में आ रही है इस समय पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार बीड़ा उठा चुके हैं कि जो लेगेसी इशू रहा है जिससे बच्चे हमेशा परेशान रहे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी कहा है कि 4 लोग उनकी पॉलिसी के केंद्र में है, जिसमें कि किसान, गरीब, महिला, युवा आता है। तो युवा जिस पेन से परेशान है उस पेन को कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है, और उसी दिशा के अंदर ये बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
बिल्कुल एक एक्शन मोड जो है प्रधानमंत्री का वो यहाँ नजर आता है अरुण, और खासतौर से ना सिर्फ बच्चों के जो उज्जवल भविष्य की जो प्रतिबद्धता है वो तो है ही, लेकिन क्या कुछ हम नया कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब उनका संवाद होता है युवाओं के साथ, और वो इस बात को लगातार कई बार जिक्र कर चुके हैं कि लगातार वो सीखने की कोशिश करते हैं, उसी का भी एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस तरीके से तकनीक लगातार आगे बढ़ रही है, अब भारत जिस तरीके से तकनीक को अपना रहा है, इनोवेशन का प्रधानमंत्री यहाँ जिक्र करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कि उसका और बेहतर उपयोग जो है वो यहाँ होता हुआ नजर आएगा। इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपादक है ऑर्गेनाइजर के। बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्ल जी आपका। आपसे भी समझना चाहूंगा, अगर देखा जाए सरकार का एक एक्शन मोड नजर आता है, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जो कि यहाँ एक बार फिर से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, तो कैसे उनके लिए छात्र हित सर्वोपरि है। शायद ये अब तमाम प्रमाण हमारे सामने हैं, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर चाहे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें या जिस तरीके से आज अब जो एक बड़ी घोषणा की गई है यहाँ पर। मुकुल, हमको ये समझना चाहिए, वैसे तो जिस दिन ये पेपर लीक का मामला सामने आया, शिक्षा मंत्री ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू हुई, सीबीआई एक्शन में आया, सारे आरोपी पकड़े गए और रीनीट के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाकर फिर से पुनः नीट की एग्जाम हुई। तो उसी समय सरकार ये दिख रहा था कितना इस विषय को लेकर सेंसिटिव और सीरियस है। लेकिन इसमें क्या था सबसे बड़ा मामला कि ये सब चाहे अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या उसके थ्रू एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको कम्युनिकेट कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरीके की स्टाइल रही है, ही इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेटर। तो एक वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना यंग ऑडियंस के साथ बात करने के लिए रिलीज किया, उनके स्टाइल में किया, और उसने पूरी तरीके से एक तरीके से माहौल बदल दिया जी। उसी रात को हम देखते हैं कि जो इसका फेस बने हुए थे सोनम वांगचुक, उनका भी अनशन वापस हुआ, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप निगोशिएशंस में जाकर एक तरफ ये आंदोलन और ना आगे बढ़े और इसके कारण और युवा एक तरीके से भ्रम की स्थिति में ना जाए, इसलिए उसी वीडियो से फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की थी और उस पर कैबिनेट की मीटिंग होकर तुरंत कार्रवाई भी हुई। लेकिन विषय केवल नीट की एग्जाम का नहीं है। प्रधानमंत्री का आज का वीडियो ये साफ दिखाता है कि ओवरऑल हमको एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन का ट्रांसपेरेंसी, एग्जामिनेशन में अकाउंटेबिलिटी, इसके सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है जी। और वो ठीक करनी है तो हमको हमारे पुराने ढर्रे पर की सोच परीक्षा कंडक्ट करने की छोड़नी पड़ेगी। और इसीलिए ये नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में जो आधार के लिए भी, इन्फोसिस के भी पहले सीईओ रहे, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी टेक्नोलॉजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, यानी जो आवश्यकता है सरकार उसको समझ रही है, अपना रही है, और भारत की जो बेहतर भविष्य हो सकता है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अरुण आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से जब हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार जब पीएम मोदी के नेतृत्व में इस तरह की जब एक टीम का गठन किया जाता है, वहीं पर और क्या कुछ लगातार एक बदलाव देखते हैं। और खासतौर से हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री के तौर पर जब अपना कार्यभार यहाँ संभाल भी लिया है, और कार्यभार संभालने के बाद खासतौर से आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। मीटिंग में शिक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों की अगर बात की जाए, स्कूली शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के जो सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उपस्थित थे। तो लगातार बदलाव हमने देखा, और इसी दौर में अगर बात की जाए, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो बैठक है वो यहाँ ली गई है। खासतौर से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने और अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको
देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूँगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूँ और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। तो भले ही प्रहलाद जोशी आज से शिक्षा मंत्री के रूप में काम में जुट गए हों, मगर उनके कंधों पर कई और मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी है। प्रहलाद जोशी ने मोदी सरकार 3.0 की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पर दिया गया है। साल 2019 में दूसरी बार भाजपा के प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार कर सत्ता में आई मोदी सरकार 2.0 की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रहलाद जोशी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और बाद में उन्होंने कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। और खासतौर से जब हम बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के रूप में जो अतिरिक्त प्रभार उन्होंने यहाँ संभाला है, अधिकारियों की बैठक भी हमने देखी और ये बताता हुआ कि किस तरीके से सरकार जो है लगातार आगे बढ़ रही है और कोशिश यही कर रही है कि जो हमारा विकसित भारत का विज़न है कैसे हम उसको साकार कर सकें। और इसी कड़ी में अगर जब हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से आज संवाद भी किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों की मंशा युवाओं में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की भावना मजबूत करना है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 250 से अधिक जिलों के युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इनमें वो 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिन्होंने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत 3 से 30 जून 2026 के बीच लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। पीएम ने कहा, सरकार का प्रयास है कि देश का हर युवा आत्मविश्वास से आगे बढ़े। मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए देश के लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। यह पहल देश भर के युवाओं को सीमावर्ती गांवों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। पीएम ने कहा कि विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला हैं। पीएम ने विकसित भारत में युवाओं की मुख्य भूमिका बताई। जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन सीमावर्ती गांवों को पहले आखिरी गांव बताकर नजरअंदाज कर दिया गया था, आज उन्हें सरकार देश का पहला गांव मानती है और उनके विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। कई गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, पहली बार सड़क पहुंची, पहली बार घर में नल से जल पहुंचा, पहली बार घर में गैस कनेक्शन पहुंचा। शहरों में ये सामान्य सुविधाएं लगती हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाली सुविधाएं हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन युवाओं ने उन गांवों में हो रहे विकास और जमीनी स्तर पर हुए बड़े बदलाव की सराहना की।
जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। पीएम ने कहा कि सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखें, लेकिन भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। पीएम ने विकसित वाइब्रेंट विलेज की इस यात्रा को सबको जोड़ने, सबसे जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर आज हमारा विशेष है, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे भारत को जोड़ता विकसित वाइब्रेंट विलेज, जिस पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे किस तरीके से विकसित वाइब्रेंट विलेज जो हैं वो भारत को जोड़ रहे हैं। और इसके लिए दो बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। पौसमी बासु जी हैं, संघ सचिव हैं बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न गृह मंत्रालय से, और साथ ही डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी हैं, CEO मेरा युवा भारत यानी माई भारत से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों से इस पूरे कार्यक्रम की मैं जानकारी यहाँ लूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। उसके बाद जल्द हाजिर होंगे और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी लगातार उनको भी बताएंगे किस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है संचालित किया गया और क्या कुछ इसमें खास है। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार OTP, ई-केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे विकसित वाइब्रेंट विलेजेस को लेकर। आज इसके तहत हमने देखा प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद किया। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले खासतौर से पौसमी बासु जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, क्या वो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं हमारे, उनका समग्र विकास के रूप में हम देख सकते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र जो कि वो गाँव जो कि पहले अंतिम कहे जाते थे, सरकार ने हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको अब प्रथम गाँव, पहला गाँव बना दिया है। जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको आखिरी नहीं, जैसे कि आपने बताया, उनको पहला गांव माना है। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इसी एक सोच को दर्शाता है। ये जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये बॉर्डर के कम्युनिटीज़ को, बॉर्डर में जो बसे हुए जनसंख्या कम्युनिटीज़ हैं उनको मजबूत बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर एक सुरक्षित, विकसित और समृद्ध भारत की नींव रखी जा रही है। जी। एसिमिलेशन इस प्रोग्राम के तहत जो फोकस है वो बॉर्डर कम्युनिटीज को जो नेशनल डेवलपमेंट स्टोरी है, जो फ्लो है नेशनल डेवलपमेंट का, जो विकसित भारत की जो स्टोरी है, उसमें असिमिलेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, असिमिलेट करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
इसके तहत जो पहली फोकस्ड एरिया है वो कनेक्टिविटी है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का करीबन 134 विलेजेस जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स, जो कि उत्तरी सीमा पे बसे गांव को कनेक्ट करने के लिए सैंक्शन किया जा रहा है। उस पर कार्य बहुत तेजी से, बहुत प्रगतिशील तरीके से चल रही है। इसके अलावा 4G कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस किया जा रहा है। सो कनेक्टिविटी, सड़क, बिजली एवं 4G कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक तरीके से विकास पर सरकार का जो फोकस है वो नजर आता है। और खासतौर से डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने माई भारत की यहाँ पर आज प्रशंसा भी की, करोड़ों जो युवा हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, लेकिन खासतौर से जब हम विकसित वाइब्रेंट विलेजेस की बात कर रहे हैं और एक बड़ा आंकड़ा था, लाखों की अगर बात की जाए संख्या में छात्र थे जिन्होंने पहले एक क्विज थी, मैं चाहूँगा उस प्रोसेस के बारे में अगर आप हमें बता पाएँ, किस तरीके से चयन हुआ और उसके बाद जो करीब 400 से अधिक छात्र थे उन्होंने अलग अलग गाँव में जाकर, सीमावर्ती गाँव में जाकर वहाँ एक अलग अनुभव किया। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये जो प्रोग्राम के बारे में सभी को बताना चाहूँगी, जिससे अगली बार और भी ज़्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेट करना मेरे ख्याल से वो चाहेंगे। तो मन की बात में जैसे मैम ने अभी बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक होम मिनिस्ट्री से पहले से चल रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इच्छा प्रकट की थी कि वो चाहते हैं कि युवा भी जाएं और वाइब्रेंट विलेज का विजिट करें। तो इसके चलते हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने एक विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ये डेवलप किया। इसके अंतर्गत हमने हमारा जो मेरा युवा भारत पोर्टल है, जिससे लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़े हुए हैं, वहां पे हमने क्विज होस्ट किया था और उस क्विज में 2,76,000 लोगों ने, युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। उन 2,76,000 युवाओं में से 403 पार्टिसिपेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं वहां गए। और इससे पहले कि मैं इसके आगे बताऊं, मैं एक आपके माध्यम से एक बात ये बोलना चाहूंगी कि मुझे इस हमें जो ये प्रोग्राम था, इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको ITBP और मिनिस्ट्री ऑफ होम का मिला। ITBP ने कई जगह उनको अपने बच्चों की तरह रखा है। इनफैक्ट आज एक बच्ची ने बातचीत करी जिसका नाम सयंतिका था और सयंतिका है, और सयंतिका जब वो साउथ अंडमान से शी हैड गॉन टू लद्दाख फॉर ब्रैंग विलेज में, तो पहले उसको लेह में एक्लेमेटाइजेशन के लिए रखा गया, तो उसकी तबियत बिगड़ गई, तो उसको ITBP हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट मिला। इनफैक्ट अच्छी बात ये थी कि ITBP ने तो उसे घर की तरह रखा, पर जब वो थोड़ा ठीक हुई तो उसको हमारी स्टेट डायरेक्टर ने अपने घर में माँ की तरह रखा और उसने ये बात खुद बोली कि मेरी माँ एक घर में थी और एक यहाँ पे आई। तो इसके माध्यम से जैसे आपसे अभी बताया भी कि आपके विजुअल बताया गया कि 403 जो युवा थे, इन्होंने लगभग 76 गांव जो हैं उन्होंने इन तीनों राज्यों में घूमे और फिर वो अपनी लर्निंग्स के साथ वापस आए। उनकी रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने अपने पोर्टल पे साझा की और वेरी सून हम लोग होम मिनिस्ट्री के साथ भी उसको शेयर कर रहे हैं। तो एक युवा पर्सपेक्टिव जो मैम ने बताया कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, आज एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भ्रमण से भ्रम दूर होते हैं। तो वो भ्रम जो था, जैसे एक बच्ची ने बोला आज इंटरेक्शन में कि मुझे लगता था कैश लेके गई, पेरेंट्स ने कैश दिया कि वहां तो मैं कैश यूज नहीं, मतलब कैश यूज करना पड़ेगा, तो पर उसने कहीं भी कैश यूज नहीं किया बिकॉज शी कुड डू UPI एवरीवेयर। जी बिल्कुल, यानी अब जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां तक भी हम देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव जो है वो नजर आता है, और ये संभव हो पाया नीतियों की वजह से। और खासतौर से मौसमी जी अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब हम विकसित गांव की अवधारणा की बात करते हैं तो इसके जरिए कहीं ना कहीं विकसित भारत की वो आधारशिला उन्हें नजर आते हैं। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या उसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार जो विकास है उसमें आगे बढ़ रहे हैं? जी, ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो ये क्योंकि अब ये पहला गांव है, यहीं से शुरू होती है, सीमाओं से शुरू होती है भारत, तो ये एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है और ये डेफिनेटली एक आधारशिला है विकसित भारत के लिए। तो ये क्योंकि ये कन्वर्जेंस के माध्यम से भी चल रही है। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स अफेयर्स ने वाइब्रेंसी के लिए, ये कल्चरल एक्सचेंज के लिए, कल्चरल इंटरैक्शन के लिए एक कदम उठाया और बहुत ही सक्सेसफुल कदम उठाया, क्योंकि आपकी विजुअल्स, आपकी क्लिप्स, जो इंटरैक्शन रही माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बच्चों की, ये वही दर्शाता कि एक सक्सेसफुल वाइब्रेंसी स्टेप रही है। इसी तरह से सारे मंत्रालयों के साथ, चाहे वो पानी, चाहे वो बिजली, चाहे वो पेयजल हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो,
सारे मंत्रालय एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन वाइब्रेंट विलेजेस पे फोकस कर रही है। तो ये इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है और ये स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉर्डर, फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक विलेजेस। एंड ये सिर्फ अवसरंचा की बात नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिर्फ सड़क या कोई निर्माण, कोई सिविल वर्क्स की बात नहीं है। ये एक एसिमिलेशन का प्रोसेस है, ये एक ओवरऑल चेंज इन पर्सपेक्टिव का प्रोसेस है। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर प्रियंका, जिस तरीके से जिन युवाओं ने संवाद किया प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग ना सिर्फ चुनौतियां भी कुछ उन्होंने देखी, बल्कि किस तरह की जीवन शैली है, किस तरह की संस्कृति है, क्योंकि उनके लिए शायद वो बिल्कुल अलग थी। और खासतौर से ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर आप जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं, तो ये समझिए कि भारत को आप बेहतर ढंग से जानने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को और बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। बिल्कुल। आज आपने सुना होगा, एक बच्ची ने बड़े अच्छे से शेयर किया कि कैसे उसने कम्युनिटी स्पिरिट देखी फोब्रांग में। उसने ये बताया कि कम्युनिटी स्पिरिट में उसने ये देखा कि जहां हम शादियों के लिए यहाँ पे हमें कोई वेन्यू का आयोजन करना पड़ता है, हमें बुक कराना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, कैसे अलग से कोई केटरर्स रहते हैं, वहां सबने मिल के जिम्मेदारी संभाल ली और कैसे उन्होंने एक मोबाइल टावर वहां गिर गया था, उसे कैसे फिर से उन्होंने खड़ा किया साथ में मिल करके। तो और मैम ने जैसे बताया कि बाकी चीजों तो देख ही रहे हैं, साथ में जो कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक ग्रुप ऐसा था जिसने बिहार का लिट्टी चोखा वहां पे बनाया और उनके मोमोज खाए। तो ये, और जैसे आपने बताया कि व्हेन दीज चिल्ड्रन आर गोइंग देयर, तो वो तो वहां की अच्छी चीजें सीख रहे हैं, साथ में वो वहां से भी अच्छी चीजें सीख के, मतलब जो वहां के लोग हैं वो भी उनसे बहुत सी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। जो सीख के आए हैं उसमें बहुत खूबसूरत उदाहरण है धराली गांव का। धराली गांव में क्लाउड बर्स्ट हो गया था और उन्होंने मैं खुद हर्षिल गई थी इस प्रोग्राम के दौरान खुद से देखने की कैसे चल रहा है कार्यक्रम। तो उसमें बच्चों ने बताया कि मैम हमको लगता था कि हमें बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, लेकिन अभी पहले बार देखा कि कैसे जहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड्स आती रहती है, क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसके बाद भी वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं और हार्डशिप से फाइट कर रहे हैं और कैसे अपने आप को फिर से खड़ा करते हैं। तो एक युवा को इस समय में यदि ऐसी सीख मिले तो मुझे लगता है उसके जीवन में वो बहुत यादगार रहेगी। और जैसे कि सर ने बोला कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी अगर एज ग्रुप में उन्हें ये समझ में आ जाए कि एफर्ट से कुछ भी किया जा सकता है, तो आई थिंक कि जो विकसित भारत की जो वो है परिकल्पना, वो सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। पौसमी जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे जिस तरीके से डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि कहीं ना कहीं जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, या ये वो बच्चे हैं जो कि हमारे देश का भविष्य हैं और बेहतर ढंग से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका समाधान भी कर सकें और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। जो परिस्थिति है वो कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी किस तरीके से उसके अनुकूल हम हो सकते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली अग्री। एंड देखने को भी मिलता है जैसे कि कोई भी बच्चा वहाँ का लोकल नहीं है, हर जगह की हम सब एक तरीके से पले बड़े हैं लोकली, जो भी हमारा लोकल ज्योग्राफी है, लोकल टेरेन है, क्लाइमेट है, खान पान है जी। और बिल्कुल एक अलग जगह में आके सिर्फ भाषा ही नहीं बट टेम्परेचर, क्लाइमेट, सड़कें, सब कुछ एक डिफरेंट तरीके से एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ रहा है। कभी प्लेन लैंड में आके एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पे जाके वो हार्डशिप्स देखा, सीखा। और इसी तरह से जो अवसरंचा के भी चैलेंजेस होती है, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि इन जगहों पे दूर दराज के एरियाज में अवसरंचा को डेवलप करना या कोई भी प्रोग्राम को सोचना और डेवलप करने में भी काफी चुनौतियां आती हैं, काफी चैलेंजेस आती हैं। तो वहाँ के बहुत शॉर्ट वर्किंग पीरियड होता है, 2, 3, 4, 6 महीने का ही, बाकी समय पे या तो बर्फ गिरी है या लैंडस्लाइड्स होता है। तो ये सारी चुनौतियों का सारे, इट इज फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ अस टू लर्न। यानी सीमित समय में सीमित संसाधनों के बीच क्या कुछ बेहतर हो सकता है, वो विकसित वाइब्रेंट विलेजेस में हमारे जो युवा हैं वो सीखते हुए नजर जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने वहाँ देखा है, वो कैसे जो दूसरे छात्र हैं, युवा हैं, उन तक भी वो पहुँचाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, क्या कुछ इसमें खास रहा, और खबरों में और भी बहुत कुछ खास है, उसके बारे में भी आपको हम आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ राइट में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेस वे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी यहाँ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर मीराबाई चानू ने जो स्वर्ण पदक है वो जीत लिया है। ये लगातार तीसरी बार है जब राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 48 किलोग्राम वर्ग भार में उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से लगातार भारत का जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में। और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी मीराबाई चानू से, उन्हीं उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरती नजर आ रही हैं ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल, जहां पर हमने देखा वेट लिफ्टिंग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दमदार प्रदर्शन की उम्मीद मीराबाई चानू से, और लगातार अगर देखा जाए और खासतौर से भारत के लिए भी राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा पदक, और लगातार अगर बात करें तो तीसरी बार मीराबाई चानू के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जो है उन्होंने अपने नाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से, जहां पर लगातार भारत की बात की जाए, भारतीय एथलीट्स की हम बात करें तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू की अगर बात की जाए, स्वर्ण पदक उन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। ओलंपिक पदक विजेता रही हैं और खासतौर से यहाँ पर 48 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। स्वर्ण पदक जो उन्होंने जीता है, लगातार तीसरी बार है जब राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं मीराबाई चानू, जो कि जानी जाती हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, और एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दबदबा उन्होंने कायम रखा है। स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। हमारे संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्लासगो से। नारायण, जानना चाहेंगे जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरती नजर आई हैं मीराबाई चानू? मीराबाई चानू की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था देश के लिए, और नई कहानियां हमेशा गढ़ती गई हैं। अगर देखिए तो इस कॉमनवेल्थ गेम में ये इनका तीसरा गोल्ड मेडल है, तो दर्शाता है कि कितनी बड़ी स्टार हैं, कितनी बड़ी एथलीट हैं। और पूरा अगर उनका कैंपेन देखिए, उनका सफर देखिए, तो हमेशा इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने हमेशा भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम, उसके इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो, चाहे एशियन गेम्स हो। तो मीराबाई चानू दर्शाता है कि उभरती हुई भारत की नई तस्वीर है, जहां पर खिलाड़ी अपने दमखम से राष्ट्र के सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे रखते हैं। वही आज मीराबाई चानू ने यहाँ पर करके दिखाया। और कुल मिलाकर देखिए तो उनकी आंखों पे आंसू, जब राष्ट्रगान चल रहा था, जब भारत का तिरंगा ऊपर जा रहा था, टॉप पे था, तो उस समय उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। देखिए कितने भावुक थे हमारे खिलाड़ी, और दर्शकों में भी काफी उत्साह था। और पूरा जो एरिना था, वेट लिफ्टिंग का एरिना पूरा
भारतीय तिरंगे से लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तिरंगा शो कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो एक नए भारत की तस्वीर है, जो सरकार द्वारा हमारे खिलाड़ी को समर्थन मिलता है, कितनी टॉप स्कीम्स की पार्ट है मीराबाई चानू, और लगातार इन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों से बात करते हैं, इनके लिए ट्वीट करते हैं। तो एक चौतरफा देखिए, अगर इनको समर्थन मिल रहा है तो खिलाड़ी, तो उस समर्थन के कारण आप देखिए तो लगातार हमारे खिलाड़ी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परफॉर्म करते हैं। और अगर उनसे आप बात करते हैं, खिलाड़ियों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो भी सुविधाएं सरकार से मांगते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मांगते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांगते हैं, वो तुरंत ही पूरी की जाती है। चाहे उनको फॉरेन में ट्रेनिंग करनी हो, चाहे उनको इक्विपमेंट चाहिए हो। पिछले ओलंपिक में देखिए, जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो उससे पहले उनके पीठ में हल्का सा एक निगल आ गया था, इंजरी आ गई थी। तो उनको कोविड के पहले ताकि उसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन न लग जाए करके भारत सरकार ने तुरंत उनको अमेरिका भेजा ट्रीटमेंट के लिए। और जो दुनिया के जाने माने स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, उन्होंने उनका इलाज किया, और उसके बाद डायरेक्ट वो टोक्यो गई, और टोक्यो में उन्होंने, आप सभी जानते हैं, इतिहास रचा, वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। बिल्कुल नारायण, और खासतौर से जो कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए, क्योंकि वो एक यहाँ नज़र आती है, लगातार राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक जीतना, और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा है प्रशिक्षण शिविर की भी अगर बात की जाए, ये तमाम हम देखते आए। लेकिन इसके साथ साथ जो खासतौर से राष्ट्रमंडल खेलों की अगर बात की जाए, तो भारत का दबदबा हम कह सकते हैं यहाँ लगातार अब और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 3 मेडल जो हैं वो अब आ चुके हैं। जी बिल्कुल, भारत का दबदबा लगातार बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जो इनिशियल मैचेस थे, कुछ जैसे बॉक्सिंग में भी ग्रुप मैचेस चल रहे हैं, और आप देखिए तो लॉन बॉल में भी क्लासिफिकेशन और सेक्शनल मैचेस चल रहे हैं, और वेट लिफ्टिंग में आज मेडल मैचेस होते हैं कि डे 1 में ही सारे रिजल्ट निकल जाते हैं। तो उसके बाद कल ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले होंगे, पैरा ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले होंगे। तो जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता जाएगा, तो आपको लगातार मेडलों की संख्या में, पदकों की संख्या में लगातार एक उछाल देखा जाएगा। और पैरा स्पोर्ट्स भी कॉमनवेल्थ का एक पार्ट होता है, जिस तरह से कि मेन स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें भी आपको पदकों की संख्या में काफी उछाल देखने को मिलेगा। जब पैरा एथलीट ट्रैक एंड फील्ड में उतरेंगे, तो कम से कम 5 मेडलों की उनकी पूरी आशा है, क्योंकि जिस तरह से उनके आंकड़े दिए उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में, अगर वही यहाँ पर मैच कर जाते हैं तो उनको भी यहाँ पर रोकना मुश्किल होगा। और नीरज चोपड़ा जब उतरेंगे, हम जानते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी है। उनका जो इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना पहले मेडल जीता था, उसके बाद उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक हो, पेरिस ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, डायमंड लीग हो। तो हर जगह बड़े बड़े एथलीट, अगर आप ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो बिल्कुल नारायण, यानी कई और पदक अभी यहाँ फहरिस्त में हमें नजर आ रहे हैं, हम देखेंगे, जो कि भारत की झोली में आते हुए नजर आएंगे। और उसके लिए एथलीट्स जो हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उसी मेहनत का जो नतीजा है, जो फल है, वो भी हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिस तरीके से मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक यहाँ जीता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं, विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे?
इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी, अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 136वें संस्करण में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेल, हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल जैसे कई विषयों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जल और पर्यावरण संरक्षण, खेल, हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल जैसे विभिन्न विषयों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कई राज्यों में जल संरक्षण के सफल प्रयासों का उल्लेख करते हुए हर नागरिक से पानी की हर बूंद बचाने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर जंगलों में संरक्षण और पुनर्स्थापन प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि गिर में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री ने बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ पहल की सराहना करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से पर्यावरण अनुकूल बेंच बनाई जा रही है, जिससे जागरूकता और रोजगार दोनों बढ़ रहे हैं। उन्होंने गणेश उत्सव पर पीओपी के बजाय मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया और प्रकृति के प्रति लोगों द्वारा दायित्व निभाने पर खुशी जताई। अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के गुलाम हुसैन और उनकी बेटी तंजीला के प्रयासों से पर्यावरण अनुकूल कश्मीर की पारंपरिक वगु चटाई को नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री ने बिजनौर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों और महिलाओं के आत्मविश्वास से शुरू हुई ये पहल आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती दे रही है। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में खेल के क्षेत्र में देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने पीवी सिंधु को जापान ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनने पर बधाई दी। साथ ही लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक टेस्ट जीत का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने खादी की बढ़ती लोकप्रियता का भी उल्लेख किया। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र चोंगप्रेंग का जिक्र किया। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद किया, जिनकी 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। उन्होंने अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की और देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने मन की बात में क्या कुछ विशेष रहा। फिलहाल हम रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। चाबी? दुकान की चाबी। पापा, बाइक की। और घर की चाबी। ऊपर से KYC पेपर्स, हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती? एक चाबी है, CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। यार, कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। कारगिल विजय दिवस पर देश ने अपने वीर शहीदों को नमन किया। द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति और सेना की ताकत को दुनिया के सामने रखा। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। द्रास से राजनाथ सिंह की दहाड़, सिर्फ पीओके पर होगी बात, न नरमी न ढील, अब पीओके पर होगा हिसाब। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर जमकर करारा प्रहार किया। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर देश के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का सहारा लेने वालों का अंजाम क्या होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो भारत उसकी कल्पना से भी अधिक कड़ा जवाब देने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मंशा साफ है, या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी भी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या हो। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। रक्षा मंत्री ने विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहे भारत की उपलब्धियों को गिनाते हुए पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत इनोवेशन के नए रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के नए रास्ते खोज रहा है। भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है।
भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डेटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी हैं। राजनाथ सिंह ने सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है कि वे आजीवन नहीं भूल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि अब भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। वहीं भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की जमकर प्रशंसा की। इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय स्थल सेना पूरी तरीके से देश के साथ है और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। साल 2019 की वो जुलाई हो या फिर आज का नया भारत, हमारी चोटियों पर लहराता ये तिरंगा इस बात का गवाह है कि भारत की सरहदें महफूज हाथों में है। वीरता, त्याग और संप्रभुता की इस पावन माटी से देश के हर वीर सपूत को सलाम। अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।